चलो अब देखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं। बताओ इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज द नेम? बेंजाइल। नाम याद रखना है, बेंजाइल कार्बानायन। व्हाट इज द नेम? बेंजाइल कार्बानायन। And what is the name? Allyl, ALLYL, allyl carbanion. बताओ इसमें इस कार्बन में यहां जो नेगेटिव चार्ज है, बताओ यहां पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2, क्योंकि एक यहां गया और यहां चला गया, यहां तो 2 ही हुआ, यहां पर लेफ्ट में नेगेटिव आ गया, अभी लेफ्ट में नेगेटिव आ गया और यहां लेफ्ट वाला बॉन्ड सिंगल बन गया और राइट वाला भी डबल दिख गया। मतलब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कभी यहां ऐसे मूव कर रहा है। मगर यहां क्या है? नेगेटिव यहां गया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, फिर ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहां ज्यादा दिखा? ए में या बी में? ए में। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। मोर द डिलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज and thereby volume charge density will also decrease and thereby potential energy will increase and stability will increase। तो इसका मतलब यहां से ये समझ लेना है, जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? ए। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी? ए। ये कार्बोकेटायन है, वो कार्बोनायन है, एक ही टाइप है। ये बेंजाइल कार्बोनायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोनायन, एलाइल कार्बोकेटायन। अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन हियर? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? दिस इज अटैच विथ 3 सिग्मा नेगेटिव चार्ज। क्या नेगेटिव चार्ज को काउंट करेंगे हाइब्रिडेशन में? नहीं। whenever electron is a part of delocalization, then that electron is not going to count for resonating for hybridization। ये काउंट नहीं होगा। तो उसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है कहां पर? हाइब्रिड में है या पी में है? पी में है। दिस इज प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल एंड रेजोनेंस इज द फेनोमेना ऑफ द पी ऑर्बिटल। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूर होता है, मगर वो पी ऑर्बिटल के थ्रू से फ्लो होता है। रेजोनेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो थ्रू पी ऑर्बिटल, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। सो इन बोथ द केसेस ए इज मोर स्टेबल देन बी। अच्छा अब आते हैं यहां पर, पहले कंपेयर करो ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? A is more stable और B? अच्छा पहले यहां पर ध्यान दो, यहां पर एटम, किस एटम में नेगेटिव चार्ज है? कार्बन। यहां पर किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, आर दे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव? नो। तो उसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन कहां पर प्रेजेंट है? सेम पीरियड में प्रेजेंट है। और हमें पता है सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। मतलब OH माइनस और बेंजाइल कार्बोनायन विच इज मोर स्टेबल? OH माइनस। क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का काफी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। तो इसका पहले वाला क्यों देखे? क्योंकि वहां कंपेयरिंग एटम सेम था हमारा, दोनों केस में कंपेयरिंग एटम सेम था। दोनों केस में हम लोग ए और बी जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्कस किए, दोनों केस में हमारा कंपेयरिंग एटम सेम था। दैट मींस दे आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसीलिए वहां पर हम लोग रेजोनेंस देखे। आर द कंपेयरिंग एटम सेम? नो, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज गेट्स प्रायोरिटी इफ दे आर डिफरेंट टाइप्स। हेटेरो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रायोरिटी होगा।
So OH minus is more stable or benzyl? It is the OH minus. अब आते हैं यहाँ पर SH माइनस और OH माइनस कहां पर है दोनों? कंपेयरिंग एटम कहां पर है? पीरियड में या ग्रुप में? ग्रुप में। खाली ये दोनों में कंपेयर करो, OH माइनस ज्यादा स्टेबल है या SH माइनस? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट जाता है, क्योंकि सल्फर में नेगेटिव चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है? सल्फर में। सल्फर का तो साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा वॉल्यूम लेके, मतलब ज्यादा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। सो SH माइनस इज मोर स्टेबल और OH माइनस? तो फाइनली क्या निकल गया? SH माइनस इज मोर देन OH माइनस एंड मोर देन बेंजाइल। तो उसके मतलब यहां से हम लोग क्या सीखे? यहां से हम लोग यही सीखे कि रेजोनेंस में हम तब कंपेयर करेंगे जब आइडेंटिकल केस होगा, नहीं तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। अब बताओ इसका नाम क्या है? फिनॉक्साइड आयन, नाम याद रखना है, C6H5O माइनस, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, इसका नाम बेंजाइल कार्बाइन आयन, बेंजाइल कार्बाइन आयन। अभी हम लोग नाम सीख रहे हैं, वो नाम हमें इट विल कीप ऑन कमिंग, यहां से प्रैक्टिस करते रहना है, इसको पहचान लेना है। क्योंकि बेंजाइल कार्बन आयन क्या है, क्योंकि हर जगह तो स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा। तुमसे मान लो बोल दिया बेंजाइल कार्बन आयन, और तुम्हें पता ही नहीं है बेंजाइल कार्बन आयन, तो तुम ड्रॉ कैसे करोगे? यू सपोज टू रिमेंबर नाउ, क्योंकि ये बार बार आएगा और तुम्हें इसको आइडेंटिफाई करना है, नाम भी लिखते रहना है। दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बन आयन। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? कंपेयरिंग एटम यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है? ए। रेजोनेंस नहीं देखना है, डिफरेंट एटम है, रेजोनेंस नहीं चेक करना है वहां पे। अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन में है। अच्छा, इसका जब इलेक्ट्रॉन व्हेन दिस पार्ट ऑफ द रेजोनेंस जब यहां पर गया, तब ये यहां पर आ गया, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब दिस टू आर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन में गया, मगर यहां कार्बन का इलेक्ट्रॉन अब रेजोनेंस में होगा तो कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन अपने तरफ खींचना ज्यादा चाहेगा कि ऑक्सीजन ज्यादा खींचना चाहेगा? ऑक्सीजन ज्यादा खींचना चाहेगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि बी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? बी में, क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला जा रहा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, तो वो अपने तरफ खींचने का ज्यादा कोशिश करेगा। तो इस केस में कंपेयरिंग एटम जब सेम हो गया तो हम लोग सराउंडिंग एटम देखेंगे कि जा किसके पास रहा है। हियर आवर कंपेयरिंग एटम इज सेम बट सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट। मतलब ये कार्बन के साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन में जा रहा है, मगर कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वहां ज्यादा होगा। सो देयर बाय इट विल बी मोर स्टेबल, बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। पर ए में तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, उसके कोई इक्विवेलेंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन में गया, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में गया, जिसके पास जा रहा है वो देखना है। अच्छा, यहां पर बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस होगा तो किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन। यहां रेजोनेंस होगा तो किसके पास जाएगा? तो ये बताओ ऑक्सीजन जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहेगा क्या? मगर इसका इलेक्ट्रॉन तो एक ऑक्सीजन में जा ही सकता है, क्योंकि दोनों का पावर मोर और लेस सेम है। मगर ये स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रांग का इलेक्ट्रॉन वीक की तरफ कैसे जाएगा आसानी से? तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर ज्यादा है? ए में ज्यादा है डिलोकलाइजेशन, और बी में? ए में। हर क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट निकालना है, हर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, समझना है कि यहां से क्या क्या सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ये नहीं कि काउंट कर रहे हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया या 11 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो नहीं करना है। यहां समझना है हर क्वेश्चन में,
हर जगह हर पॉइंट से हम लोग कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। सर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे नहीं जाना चाहेगा, ऑक्सीजन पे जाना चाहेगा, तो सर सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है बी में, तो जो CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड O है, मतलब वो तो अनस्टेबल होना चाहिए क्योंकि वो तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देना चाहेगा, और सेकंड वाले केस में वो नेगेटिव चार्ज कार्बन को नहीं देना चाहेगा, मतलब वही स्ट्रक्चर में रहेगा। तो सर बी अनस्टेबल नहीं होगा, मतलब बी का फॉर्म स्टेबल में हो जा रहा है, तो सर पहले तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए तो वो एक स्टेबल फॉर्म में जा रहा है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर आ रहा है। यहाँ पर इसका रेजोनेंस होके यहाँ जा रहा है, इस ऑक्सीजन का सर 5 वाला ऊपर वाला बोल रहा था। ऊपर, ठीक है। इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास जा रहा है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस में क्या, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फेनोमेना। यूजिंग रेजोनेंस वी कैन एक्सप्लेन सम बॉन्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड जैसे बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ तक आ गया, मगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ तो ज्यादा डिलोकलाइज हो जाएगा, ज्यादा फ्लो होगा। ज्यादा फ्लो होने का मतलब डिलोकलाइजेशन ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। हाँ सर, तो फिर जब हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे पावर स्टेबिलिटी, मतलब हम लोग रेजोनेंस ले रहे तब तो वो स्ट्रक्चर ही बदल गया, मतलब यहाँ पे तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है और रेजोनेंस करने के बाद हम लोग O पे नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। तो सर अगर CH2 पे नेगेटिव चार्ज है तो वो तो अनस्टेबल होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देना चाहिएगा ना। हाँ, तो इसलिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर हो रहा। इसका जब हम लोग बी का जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बी, अब जब इसका जो हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड में बताओ, हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? इसको ए मान लो, अभी इसको बी मान लो, बताओ हाइब्रिड में ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या बी का? बी का ज्यादा होगा। तो क्या दिक्कत है? कंपेयर तो हमें ये दोनों में करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? ए होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जा रहा है, मगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन में जा रहा है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयर बाय ए इज मोर स्टेबल देन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहां पर रेजोनेंस है मगर यहां तो रेजोनेंस नहीं है, मगर हमारा कंपेयरिंग एटम सेम है या डिफरेंट? कंपेयरिंग एटम सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट। तो किसको प्रायोरिटी देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ऐसा फिर देखो, इसका ऐसा नहीं कर लेना कि इसको तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ करके तुम बना लोगे, यहां पर आ गया, फिर तुम कंपेयर करोगे ये दोनों में, वो नहीं करना। तुम्हें किस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना दिया उसके साथ करना है। तुम्हें ये दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है तो तुम्हें इस दोनों में कंपेयर करना है। क्या ये समझ में आ गया? तो विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? ए, ठीक है। इसका जब रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या होगा? यही तो होगा। हमें ये दोनों में कंपैरिजन नहीं दिया है, हमें कंपैरिजन ये दोनों में दिया है, ए और बी में। इसमें कंपेयरिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ कंपेयरिंग एटम कौन है? कार्बन। ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब ए बी सी जरा बताओ क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 8 में विच इज मोर स्टेबल, ए और बी और सी? सर सी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर डी, फिर ए। सबसे ज्यादा होगा सी, देन अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, CH3 COO माइनस, और सी देखते हैं O माइनस एंड बी ध्यान से समझो। अब इसका जब रेजोनेंस होगा, ये यहां गया, ये यहां चला गया, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मगर इसका जब रेजोनेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा? कार्बन के ऊपर जाएगा ना। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ या बी? ये ज्यादा स्टेबल हुआ या ये दिखा है? कौन ज्यादा स्टेबल दिखा रहा है? ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके कार्बन के पास गया, तो कहां तुम्हें दिख रहा है कि सही हो, मतलब कहां इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिख रहा है? ये में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जा रहा है। अरे यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन में जा रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जा रहा है, आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में मूव कर रहा है, यहाँ पे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास मूव कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? उसका मतलब ये नहीं कि मूव नहीं करेगा, मूव तो करेगा, मगर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कहां पर फ्लो ज्यादा होगा। सर सी में तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। यहां पर कंपेयरिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। यहां पर भी क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर कंपेयरिंग एटम कौन है? कार्बन। तो पहले तो ये रूल्ड आउट हो गया, ये दोनों में। अब हमें ये दोनों में कंपेयर करना है। इसका जब रेजोनेंस होगा तो किसके पास गया? ऑक्सीजन। इसका जब रेजोनेंस होगा तो कहां गया? कार्बन। दो इट इज हैविंग टू रेजोनेंस, इसका पास कितना रेजोनेंस है? 2। इसके पास कितना रेजोनेंस है? इसके पास 5 रेजोनेंस है। नंबर ऑफ रेजोनेंस हम तभी प्रायोरिटी देते हैं जब आइडेंटिकल केस है। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन नंबर 1 and 2, आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट नंबर वहां पर प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि दोनों केस में सेम था। फिर से समझो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप वाला केस था, बेंजाइल एंड एलाइल। देखो यहां कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन के साथ एक कार्बन, यहां भी कार्बन, वहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, तो आइडेंटिकल केस है। अब यहां पर हमको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा हुआ, कितना इसका रेजोनेंस होगा। इसका रेजोनेंस 5 हुआ, मतलब 5 स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। इसका नेगेटिव चार्ज कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा? 2। यहां हम नंबर प्रायोरिटी देंगे क्योंकि हमारा कंपेयरिंग एटम सेम, उसका एनवायरमेंट भी सेम। मगर यहां पर हमारा कंपेयरिंग एटम सेम है, मगर इसका एनवायरमेंट सेम नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन में जा रहा है। लॉजिक क्लियर हो रहा कि नहीं? तो यहां सबसे स्टेबल कौन होगा? ए, देन सी, देन बी। स्टेबिलिटी ऑर्डर इज ए, सी, देन बी। बताओ किसी को डाउट है क्या यहां तक? दो ही तो पॉइंट याद रखना है। कंपेयरिंग एटम क्या है? कंपेयरिंग एटम सेम है, तो उसका सराउंडिंग एटम क्या है? वो भी सेम है, तब तुम नंबर ऑफ रेजोनेंस को प्रायोरिटी दो। और पहले ही कंपेयरिंग एटम अलग हो गया, तब हमें रेजोनेंस देखना ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखना है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? बी। बी में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन। यहां नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? नाइट्रोजन। तो उसका मतलब नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सेम पीरियड में है। कंपेयरिंग एटम आर फ्रॉम द सेम पीरियड। अब हमें यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइड करके आंसर देना है, दैट इज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। सो बी इज मोर स्टेबल देन ए। और यहां पर ए इज मोर स्टेबल देन बी। आप कैसे कंपेयर किए? कंपेयरिंग एटम सेम, अब नंबर। अब यहां देखो
एनवायरमेंट भी सेम, मतलब डबल बॉन्ड वाला केस है यहां पर भी। अब हम यहां पर नंबर देख लेंगे। क्या यहां तक ये क्लियर हुआ पूरा? अब देखो क्वेश्चन फिर, CH3COOH, so we have a three case 1, case 2, case 3। हमें ये निकालना है which हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। देयर आर, इस हाइड्रोजन को A से नंबर कर दो, इसको B, और यहां पर हाइड्रोजन को C से रिप्लेस नंबर कर दो। अरेंज इन द एसिडिक ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B एंड हाइड्रोजन C। जब भी एसिडिक नेचर निकालना है पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बना के उसका स्टेबिलिटी चेक करो, फिर उसका बैक साइड आ जाओ, काउंटर में आ जाओ। फिर क्या होगा बताओ? विच हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक? बताओ क्या होगा? यहां से H प्लस निकाल दिए, A का हाइड्रोजन निकाल दिए, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। B में क्या बन गया? B का कॉन्जुगेट बेस बन गया फिनॉक्साइड आयन, और C का कॉन्जुगेट बेस बन गया बेंजाइल कार्बन आयन। और अभी हम लोग इसका स्टेबिलिटी डिस्कस किए हैं। बताओ सबसे स्टेबल क्या है? इसको नंबरिंग कर देते हैं, मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इस तीनों में नंबर बताओ स्टेबल कौन है? 1 होगा ना, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अच्छा यहां समझो, स्टेबल का मतलब क्या? वो अपना नेगेटिव चार्ज छोड़ना चाह रहा है या नहीं छोड़ना चाह रहा है? नहीं छोड़ना चाह रहा है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गया, तभी तो स्टेबल है। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा तो स्टेबल कैसे हुआ? वो तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, उसका पार्टिसिपेशन करने का टेंडेंसी कम हो गया, तो अपना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज नहीं करना चाह रहा है। उसका मतलब इसका बेसिक नेचर क्या हुआ? इसका जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर घट गया। बेसिक नेचर घट गया मतलब उसका काउंटर एसिड का एसिडिक नेचर बढ़ गया, मतलब विच इज मोर एसिडिक? A इज मोर एसिडिक, हाइड्रोजन A इज मोर एसिडिक। अच्छा ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इससे कम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपना नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर रहा है स्ट्रांगली, वो तो छोड़ना नहीं चाह रहा है। उसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा, मतलब इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर बेस होने का मतलब इसका एसिडिक नेचर मिनिमम हो गया। सो ऑर्डर क्या हो गया? A इज मोर देन B एंड B इज मोर देन C। क्या यहां तक समझ में आया? हर पॉइंट को नोट कर लेना है। एसिटिक एसिड इज एसिड, एसिड का एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज एसिड। व्हाट वाज द कंपेयरिंग एटम? एसिड, देन फिनॉल एंड देन टॉल्यूइन। इसका नाम, सॉरी एसिडिक एसिड नहीं था, बेंजोइक एसिड, नहीं एसिडिक एसिड लिए थे ना, एसिडिक एसिड। ठीक है, कंपेयरिंग हमारा था एसिडिक एसिड
फिनॉल एंड टॉल्यूइन, हाइड्रोजन ऑफ दिस ए, इसका हाइड्रोजन बी, यहां वाला हाइड्रोजन सी. व्हाट इज द नेम? दिस इज व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप? इट इज एसिड फंक्शनल ग्रुप. यहां पर क्या है? इट इज नॉट एसिड फंक्शनल ग्रुप. इसमें एसिडिक नेचर है मगर ये एसिड है. तो एसिड और जिसका मास नेचर है, तो ऑब्वियसली एसिड जो अपने ही एसिड है तो उसका तो एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा. सो A is always more acidic because it is acid itself. The compound, the functional group itself is acid. या इसको तुम पहले H प्लस निकाल दो. H प्लस निकालने के बाद CH3CO माइनस, यहां पर बन गया C6H5O माइनस फिनॉक्साइड आयन, यहां पर बन गया बेंजाइल कार्बन आयन. अब यहां में कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर. सबसे ज्यादा स्टेबल, this is more stable. Stability of this is more than this and this. Stability होने का मतलब क्या? बेसिक से समझो. स्टेबिलिटी ये स्टेबल है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम है, मतलब एज ए बेस ये वीक हो गया. जो स्टेबल है उसका बेसिक नेचर कम हो गया. तो ये यदि बेसिक नेचर कम हो गया तो उसका कॉन्जुगेट का एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कॉन्जुगेट सिस्टम में ये इनवर्स में काम करता है. जो वीक है उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा. दैट्स व्हाई एसिडिक एसिड का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा देन हाइड्रोजन ऑफ द फिनॉल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फिनॉल. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टॉल्यूइन. तो ऑर्डर क्या जाएगा? A इज मोर देन B एंड B इज मोर देन C. इस हाइड्रोजन को A और इस हाइड्रोजन को B. कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन A एंड हाइड्रोजन B. हाइड्रोजन A एंड हाइड्रोजन B. एक और लेते हैं इसके साथ. हाँ, 3 लेते हैं अलॉन्ग विथ वाटर. वाटर में भी हाइड्रोजन है और ये दोनों में भी. कंपेयर करना है हाइड्रोजन ऑफ वाटर विथ A एंड B. इसको वाटर का हाइड्रोजन को C कर देते हैं. बताओ, आइडेंटिफाई एसिडिक नेचर ऑफ A, B एंड C. सबसे एसिडिक कौन होगा? अरे H प्लस निकालो पहले, कॉन्जुगेट बेस बनाओ. कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद स्टेबिलिटी चेक करो. जो ज्यादा स्टेबल है उसका बेसिक नेचर कम, जिसका बेसिक नेचर कम उसका काउंटर या पेरेंट का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. क्या होगा आंसर? सबसे ज्यादा बी हो जाएगा. सबसे ज्यादा सी होगा. क्यों? क्या करना है? पहले इसको निकाल देते हैं. OH माइनस,
इससे निकाल देते हैं तो ये क्या बन गया CH3CO CH2 माइनस, यहां से भी निकाल देते हैं तो क्या बन गया HCO CH2 माइनस। पहले यहां पर आ गए। हमेशा जब भी एसिडिक नेचर निकालना है सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व बाय कॉन्जुगेट सिस्टम। अब ये कॉन्जुगेट में हम लोग आ गए। कॉन्जुगेट में आने के बाद अब तुम चेक कर लो स्टेबिलिटी। यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रायोरिटी देना है, तो उसका मतलब ये तो पता चल गया कि OH माइनस इज द मोस्ट स्टेबल। अब ये दोनों में कंपेयर करना है। अब कैसे करेंगे, देखो इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, यहाँ भी रेजोनेंस में है, मगर यहाँ क्या हाइड्रोजन, यहाँ क्या है मिथाइल। हाइड्रोजन और मिथाइल किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, मिथाइल का। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रेजोनेंस के लिए आ रहा होगा तो मिथाइल उसको प्लस आई इफेक्ट से थोड़ा उसको प्रिवेंट कर रहा होगा, क्योंकि मिथाइल भी तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां भेज रहा है, मगर हाइड्रोजन तो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा इसका इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जीरो। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जीरो मानते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता ना दे सकता है। मगर मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड पुश करेगा, जब राइट साइड वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर उतना आसानी से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये भी तो उसको प्रिवेंट कर रहा है। सो दैट मीन्स वी कैन से आफ्टर OH माइनस दिस विल बी मोर स्टेबल एंड देन दिस। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, बेसिक नेचर कम होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। उसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, वाटर। वाटर का हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन एल्डिहाइड। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इट इज, एल्डिहाइड। एंड यहां पर क्या है, कीटोन। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर दिस कंपाउंड, जहां पर देखो दो कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, दिस इज ए कीटोन ग्रुप, वन कीटोन अदर कीटोन ग्रुप। दोनों कीटोन ग्रुप के बीच में एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस CH2 ग्रुप इज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। अब देखो पहले हमें चेक करना है ये दोनों में वाटर और यहां पर, फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वाटर से H प्लस निकाल देते हैं। वाटर से H प्लस निकालने से बन गया OH माइनस। अब यहां से भी निकाल देते हैं। अच्छा पहले यहां पर और थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग इसमें आते हैं। इस कंपाउंड में देखो CH3CO CH2 CO CH3, हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां पर भी है। अब पहले हम लोग यहां कंपेयर करते हैं कि यहां हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो sp3 कार्बन में है, यहां जो हाइड्रोजन है वो भी sp3 कार्बन में है, कौन ज्यादा एसिडिक है पहले ये कंपेयर कर लेते हैं। तो अब देखो यहां से H प्लस को निकाल देते हैं, यहां जो हाइड्रोजन है यहां से H प्लस को निकाल देते हैं, तो यहां क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा अब देखो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू से, ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां से निकालते हैं, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। अब नेगेटिव चार्ज आ गया COCH3। अब जरा कंपेयर करो, यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइजेशन है में है या यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइजेशन में, बताओ कहां दिख रहा है ज्यादा, ऊपर वाला या नीचे में, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भी तो आ सकता है, होगा ना। कैन यू से दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर डीलोकलाइज्ड देन दिस नेगेटिव चार्ज। तो यदि ये ज्यादा डीलोकलाइजेशन में है इसका नेगेटिव चार्ज, ये डीलोकलाइजेशन कब हुआ, जब H प्लस निकाले, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है या इसका बेसिक नेचर कम हुआ, मगर इसका पेरेंट का बेसिक एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा तब, ज्यादा हो जाएगा। उससे मतलब यहां से हम लोग क्या सीखे, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है दैट विल बी मोर एसिडिक देन द sp3। नॉर्मल sp3 से ये ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहां से H प्लस निकालने से नेगेटिव चार्ज बोथ द साइड इट विल बी डीलोकलाइज्ड।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप में जब नेगेटिव चार्ज है, दोनों साइड में डिलोकलाइजेशन हो रहा था, तो अब यहाँ वाटर के साथ कंपेयर करना है, यहाँ ऑक्सीजन में नेगेटिव, यहाँ कार्बन में नेगेटिव, मगर इसका जो नेगेटिव चार्ज है दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। इस केस में तुम्हें इसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि ये नॉर्मल से नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज मोर एसिडिक। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन वाटर। नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर। मगर एक्टिव मेथिलीन ग्रुप रहेगा तो कब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन, बिकॉज इट विल बी बोथ द साइड डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? जैसे CH3COH एंड वाटर, तो कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज केवल एक ही ग्रुप एक ही साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एल्डिहाइड और वाटर कौन ज्यादा एसिडिक, हु हैज मोर K वैल्यू। एसिडिक का मतलब क्या, K वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज K वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्डिहाइड एंड water is more acidic than ketone, and not only that aldehyde is more acidic than ketone, वो अभी डिस्कस किया हम लोग। मगर यहां क्या है, यहां पर भी कीटोन है, मगर इट इज ए एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। सो व्हेन यू हैव एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वेयर द नेगेटिव चार्ज इज बोथ द साइड डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दैट केसेस ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से नहीं निकलेगा, यहां तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद रखना पड़ेगा। सो इन दिस केस एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन वाटर। वाटर से ज्यादा ये ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब K का वैल्यू ज्यादा होगा। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है ये केस में, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का केस। नेक्स्ट लिखो मेसोमेरिक इफेक्ट। पहले क्या होता है समझो। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके थ्रू से इस यहां पर देखो ये डबल सिंगल डबल यहां तो रेजोनेंस में है। सो G इज ए ग्रुप सच दैट आइदर इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस रीजन और इट विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस रीजन बाई रेजोनेंस। मतलब G भी इसमें क्या कर रहा, G इज गिविंग इलेक्ट्रॉन ऑन दिस रीजन बाई रेजोनेंस, और G यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा बाई रेजोनेंस, और G यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा अपने तरफ बाई रेजोनेंस। उसका मतलब इस रीजन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आइदर बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, वो तो G के नेचर पे डिपेंड करेगा। सो इफ ए ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए रीजन, then that particular group is known as plus M effect group। प्लस M का मतलब मेसोमेरिक, और प्लस M का मतलब that is increases the electron density on a specific region। if G ग्रुप क्या है, G मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा, मतलब इस रीजन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, उसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा। तब हम लोग G को बोलेंगे माइनस IM इफेक्ट ग्रुप। उसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। G के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट डिपेंड किया,
जी इस ग्रुप के ऊपर मतलब इस रीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है या घटा रहा है। इफ जी यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे रहा होगा मान लो, तब हम लोग बोलेंगे जी इज ए प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, और वो भी बढ़ाना किससे चाहिए, आइदर इट बाय थ्रू रेजोनेंस, then only we'll say that it is a plus M effect group. If G increases electron density across this region by resonance, then only G can be said to be plus M. And if G decreases electron density on this group, on this region by resonance, G resonance से घटा रहा है, resonance effect अप्लाई करके घटा रहा है, तब G को बोलेंगे माइनस M effect group. अब देखो यहां से देखो, पहले समझ में आ जाएगा यहां पर। लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन तो तुम तो याद रख नहीं पाओगे, तो तुम्हें तो याद रखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है, डेफिनेशन हम याद करेंगे वो फायदा नहीं होगा। तो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि कहां पर अप्लाई होगा, प्लस एम है या माइनस एम है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक हम लोग रीजन ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर, और यहां पर मान लो NH2 है। एक और केस लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर NO2 है, ठीक है, दो केस लिए। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग कहां पर कराएंगे, राइट से लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, बताओ इस केस में। रेजोनेंस है ना सभी, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस है कि नहीं थ्रू आउट। राइट टू लेफ्ट, रेजोनेंस का ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे कि नहीं, तो उसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो इस रीजन के ऊपर जा रहा है ना, तो ये अपना लोन पेयर तो इधर भेज रहा है, उसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चलते बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको बोल देंगे ये प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो देखो प्लस और माइनस आए वो एक साथ क्या है ना, एक साथ काम करता है प्लस एम। ये जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है तो ऐसा सोचो, ये जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, ये बोल सकते हैं ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या ये बोल सकते हैं ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इफ इट इज ए प्लस एम देन इट विल बी माइनस एम विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये यदि प्लस एम है तो ये क्या ग्रुप है इसके लिए, ये ग्रुप इसके लिए तो माइनस एम है, क्योंकि ये तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने तरफ। तो हमेशा एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली वो काम करता है, प्लस एम और माइनस एम। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ इलेक्ट्रॉन देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अभी भी कॉन्जुगेशन में है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर कराएंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ये यहां गया, ये यहां गया। अब जब यहां गया तो ये यहां चला गया, मतलब अब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। मतलब क्या ये बोल सकते हैं ये ग्रुप इस रीजन पे इलेक्ट्रॉन घटा रहा है बाय रेजोनेंस इफेक्ट, दिस ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्रॉस दिस रीजन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस से घटा रहा है मगर इसके चलते घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस एम। तो प्लस एम और माइनस एम तो रेजोनेंस इफेक्ट में ही अप्लाई होगा, मगर वो पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में अप्लाई होता है। ओवरऑल रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, मगर उस ग्रुप को क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज इधर प्लस एम और माइनस एम। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं। Now how you going to identify कि वो प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप वेदर इट विल बी प्लस एम, एम का मतलब मीजोमरिक। तो ध्यान रखना है मीजोमरिक कोई ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, और मीजोमरिक इफेक्ट में भी रेजोनेंस ही चल रहा है, मगर उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। यदि वो बढ़ा रहा होगा बाय रेजोनेंस तो उस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे प्लस एम ग्रुप,
और वो यदि घटा रहा होगा, वो घटा रहा होने का मतलब क्या, वो अपने तरफ खींच रहा होगा, तभी तो उस रीजन पे इलेक्ट्रॉन घटा रहा होगा, तो उस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे -m। मगर वो घटा रहा होगा या बढ़ा रहा होगा, वो रेजोनेंस ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस एक्चुअली मोर और लेस सेम है, ओनली डिफरेंस है ये पर्टिकुलर ग्रुप को रेस्पेक्ट में डिफाइन हो जाता है। अब देन हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द ग्रुप इज ए +m और -m। इसका आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है कि यहां पर एक कॉन्जुगेशन आ जाता है। लेट अस कंसीडर ए कॉन्जुगेशन, कोई भी कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन हम यहाँ बेंजीन रिंग से समझा रहे, इट नॉट नेसेसरी टू बी बेंजीन रिंग, कॉन्जुगेशन यहां होना चाहिए। यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास भी रेजोनेंस इफेक्ट है। अब तुमको यहां क्या चेक करना है, ग्रुप जी में द फर्स्ट एटम विच इज अटैच टू द कार्बन। देखो जी में क्या है, जी कुड बी ए सिंगल एटम और जी कुड बी ए ग्रुप ऑफ एटम। तो जी में जो पहला एटम है जो कार्बन से अटैच है, उस एटम, फर्स्ट एटम का मतलब द एटम ऑफ द जी विच इज अटैच टू द कार्बन। इफ इट इज हैविंग ए द फर्स्ट एटम विच इज अटैच टू कार्बन, if it contains lone pair, मतलब जी का जो पहला एटम है जो कार्बन के साथ अटैच है और उस एटम में यदि लोन पेयर प्रेजेंट है, देन इट इज +m। if first atom presenting G which is attached to the carbon, attached by multiple bond, such that A to B और A to C, इस तरह से, where B और C मल्टीपल बॉन्ड में अटैच होना चाहिए और B और C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड एंड B and C are more electronegative than A, then it is -m effect group। तो तुम्हें केवल दो ही पॉइंट याद रखना है कि G क्या हो सकता है। G एक एटम हो सकता है, जैसे G कुड बी ए क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब इट इज अ सिंगल एटम, बट G में नाइट्रो भी हो सकता है, नाइट्रो का मतलब N, 2 ऑक्सीजन। तो तुम्हें यहां देखना है कि द फर्स्ट एटम विच इज अटैच टू द कार्बन, उसके ऊपर लोन पेयर है या मल्टीपल बॉन्ड है। इफ द फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है देन इट विल बी +m, और यदि वो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है देन इट विल बी -m। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, देखो अभी ये हम बेंजीन रिंग से समझा रहे हैं, मगर ये नेसेसरी नहीं है कि बेंजीन रिंग हो, कोई भी कॉन्जुगेशन यहां हो सकता है, ओपन चेन में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। जैसे लेट अस कंसीडर OH, let us consider NH2, अब बताओ OH को हम लोग किस टाइप का ग्रुप बोलेंगे, NH2 को क्या बोलेंगे और एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे। OH में पहला एटम क्या है, O विच इज अटैच टू कार्बन, इसके ऊपर लोन पेयर है। अच्छा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब लिखोगे तब इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर जाएगा कि नहीं। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना इसका फिनोल का, और रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, रिंग में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आता है कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग में बढ़ रहा होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। इसका भी कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा एनिलीन का, 5। तो रिंग में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मगर यहां पर एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं पहले। अब यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कहां पर, रिंग में, रिंग की तरफ शिफ्ट होगा कि ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, रिंग की तरफ होगा,
रिंग की तरफ हो जाने से ऑक्सीजन में कितना चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा? तो बता चुके हैं पहले भी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन? मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर की तरफ चला गया, क्योंकि ये ग्रुप क्या कर रहा है, अपने खींच रहा है। और देखो पहला एटम के साथ क्या बॉन्ड जुड़ा हुआ? मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन विथ ऑक्सीजन ए और बी के फॉर्म में है। कार्बन हो गया ए और ऑक्सीजन हो गया बी, डबल बॉन्ड है कि नहीं? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? यहाँ पर देखो बी इज मोर देन है, मतलब वही केस यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं? तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा? रिंग के ऊपर होगा कि रिंग से बाहर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप रिंग इलेक्ट्रॉन रिंग से निकाल रहा है। बाय व्हाट इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। इस ग्रुप को एल्डिहाइड को हम लोग क्या इफेक्ट ग्रुप बताएंगे? प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। यहां तक समझ में आया कि नहीं?